हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर आप सबने अच्छे से देखा होगा। पिछले लेक्चर में हम क्या बात कर रहे थे? जैनिज्म की बात चल रही थी, राइट। और जैनिज्म के बारे में हम क्या क्या जान चुके थे कि जैनिज्म कैसे इवॉल्व हुआ, क्या नीड पड़ी सोसाइटी में जैनिज्म और बुद्धिज्म के आने की, है ना। अब हम बात करेंगे कि जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा। तो अब कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हुए हमें देखना है कि किस किस फील्ड में जैनों ने हमको कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सबसे पहली फील्ड जो आती है वो है हमारी लिटरेरी वर्क या फिर लिटरेसी आप कह सकते हैं। तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो मेजर कंट्रीब्यूशन ये माना जाता है कि जैनिज्म जो था उसके चलते अपभ्रंशा, मगधी, अर्ध मगधी, महाराष्ट्रियन लैंग्वेजेस जैसी कुछ नई नई लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई, जिसमें से आपको केवल मेजर नाम याद रखना है, अपभ्रंशा। ये जो लैंग्वेज है माना जाता है कि इसकी जो अर्लीस्ट कंपाइलेशन थी, कंपाइलेशन यानी कि इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट बनाए गए इस लैंग्वेज के अंदर, ये जितना भी कंट्रीब्यूशन है ये जैनिज्म का ही रहा है। और अर्लीस्ट ग्रामर भी आप कहेंगे कि जैनियों ने ही दी है इनकी। ठीक है, छोटा सा लिख देता हूं, वैसे तो आपको याद हो जाएगा ये पॉइंट। अर्लीस्ट ग्रामर, ठीक है, अर्लीस्ट ग्रामर वर्क जो है वो अपभ्रंशा लैंग्वेज का किसने किया है? जैनिज्म ने। फिर बात आती है तो मगधी, अर्ध मगधी, महाराष्ट्रियन, ये कुछ लैंग्वेजेस है जो इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगी उसी टाइम के इवॉल्व होते हुए, और यहाँ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन भी माना जाता है जैनों का ही। फिर बात आती है कि आर्किटेक्चर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने। तो आर्किटेक्चर में आपको मेजर कंट्रीब्यूशन ये याद रखना है कि उस टाइम जो कुछ फेमस केव्स हुआ करती थी, जो सारे किंग्स से पैटर्नाइज भी थी, है ना, तो उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे कि उदयगिरी केव्स, खादानगिरी केव्स, ये कहां पर है? आपकी उड़ीसा में, आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में उदयगिरी और खादानगिरी केव्स। ऐसे ही हमारी जो है हाथी गुफा केव्स, ये बहुत एक मेजर केव है। आप आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में एक मेजर रोल प्ले करते आई है, और सारे किंग्स ने इनको पैटर्नाइजेशन भी दी है। हाथी गुफा, तो हाथी गुफा केव जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड की केव है हमारी, और इसको बनाया किसने था? तो माना जाता है कि किंग खारवेला ने इसे बनाया था। आपको ये नाम याद रखना है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पीवाईक्यूज में भी है, काफी ध्यान देना है। ठीक है, फिर बात आती है स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर में मेजर जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमें मैसूर, श्रावण बेलगोला नाम की एक जगह है और कराकाल नाम की एक जगह है, वहां पे हमें एक स्टैचू देखने को मिलता है गोमतेश्वर जी का। अब ये गोमतेश्वर जी कौन थे? तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभनाथ जी हुए थे, ये उन्हीं के सन का जो है स्टैचू है। ठीक है, जो हमें मिला है, सन ऑफ ऋषभनाथ। ठीक है, इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, तो आप इसे स्कल्पचर ऑफ बाहुबली भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मेजर पॉइंट्स याद रखने हैं आपको इस स्टैचू के, जैसे कि 56.5 फुट हाइट हुआ करती थी इसकी, माना जाता है। ठीक है, फिर इसे फाउंड किसने किया था? तो रचमला डायनेस्टी के जो किंग थे, है ना, उनके अंदर ये फाउंड हुई थी। कब फाउंड हुई थी? तो 982 एडी में। ठीक है, 982 एडी में फाउंड हुई है, और रचमला डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन था इसमें। फिर बात आती है तो टेम्पल्स। टेम्पल्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है? तो हमारे जो टेम्पल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है, आपने नाम सुना होगा देलवाड़ा टेम्पल्स या फिर रनकपुर टेम्पल। ये जो कुछ टेम्पल्स है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनका कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन? जैनियों का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये जो टेम्पल्स है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान, माउंट आबू के एरिया में। ये आपको याद रखना है, कुछ मेजर टेम्पल्स है जो मेजर रोल प्ले करते आए हैं हमारे जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से। फिर बात आती है पेंटिंग की। तो पेंटिंग क्या रही होगी? एक एग्जीक्यूसाइड स्टाइल की पेंटिंग थी। एग्जीक्यूसाइड यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुली आर्किटेक्ट जो थी वो पेंटिंग्स हुआ करती थी इनकी, और देखने में ऐसा लगता था कि पूरी दीवार को ही कवर कर दिया करते थे। ये स्टाइल कैसा मानेंगे हम? वॉल पेंटिंग्स हुआ करती थी, बर्ग पार्क पे भी देखने को मिली है ना। तो ये आपको याद रखना, एग्जीक्यूसाइड स्टाइल की पेंटिंग थी, एग्जीक्यूसाइड। ठीक है, और इसको बोला क्या जाता है? गुजरात स्टाइल या फिर जैन स्टाइल, ये दोनों एक ही स्टाइल की पेंटिंग है, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, फिर बात आती है तो ट्रेडिंग कम्युनिटी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जैनिज्म था वो स्टार्टिंग से ही ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरह कंसीडर करते आए हैं हम उनको। जो जैन कम्युनिटी है उनको क्या माना गया है? ट्रेडिंग कम्युनिटी। जैसे कि मैंने आपको सेटीज, गहपताज, इन सब का एवोल्यूशन बताया था पिछले लेक्चर में, तो आपको याद होगा कि ये जो ट्रेड कम्युनिटी है ये जैनिज्म से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती आई है ना। तो आपको ये याद रखना है। ये तो हुआ हमारा कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। अब हम अगली स्लाइड में क्या पढ़ेंगे कि पैटर्नाइजेशन कैसे मिली इनकी, और इनको इवॉल्व कैसे हुआ ये सब। ठीक है, और डिक्लाइन कैसे होता गया। इवोल्यूशन तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। चलिए करते हैं, जो हमारा जैनिज्म था वो डिक्लाइन की तरफ कैसे बढ़ा, या फिर आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में जैनिज्म की वैल्यू कैसे घटती गई। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है लैक ऑफ पैटर्नेज।
पैटर्न एज क्या था, जो मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि अर्ली टाइम में जो किंग्स हुआ करते थे वो एक तरह से स्पॉन्सर किया करते थे हर रिलीजन को अलग अलग अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग। तो आपको देखने को मिलेगा जो जैनिज्म के सेंटर्स हुआ करते थे पहले, वो अपने ट्रेड में काफी एफिशिएंटली काम करते थे, है ना, मतलब वो वर्क करते थे एज अ ट्रेडिंग सेंटर। तो उस टाइम क्या होता था, इनको काफी पैटर्नेज मिल जाया करती थी। सेम हमारे साथ हुआ करता था बुद्धिज्म के रिलेशन में, है ना। पर जैसे जैसे इनकी क्या कहते हैं वैल्यू खत्म होती गई, ट्रेड रूट चेंज होते गए टाइम के साथ, ये चीजें भी क्या इफेक्ट करने लगी, पैटर्नाइजेशन को इफेक्ट करने लगी, है ना। सो द इनिशियल टेम्पो, आपको लिखना है इनिशियल टेम्पो was bring up by kings like कुछ किंग्स के नाम लिखेंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो अर्लीस्ट टेम्पो था, मतलब कि पहले जो पैटर्नाइजेशन का टेम्पो चल रहा था अच्छा खासा सीक्वेंस वाइज चल रहा था, इनको पैटर्नाइजेशन मिली जा रही थी लगातार, वो किसके टाइम पे था, तो हमारे बिंबिसार, अजातशत्रु, ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो थे इन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइजेशन देके रखी हुई थी, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं गंगा डायनेस्टी भी थी हमारे पास, उन्होंने भी पैटर्नाइज किया था इनको। राष्ट्रकूटास ने भी कहीं ना कहीं माना जाता है अर्लीस्ट टाइम में इनको किया होगा पैटर्नाइज, पर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। फिर बात आती है कि इनिशियल टेम्पो तो इन्होंने कवर करके रख लिया, इन्होंने मेंटेन करके रख लिया। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, आगे जो किंग आते गए, उन्होंने क्या कर दिया कि पैटर्नाइज करना कम कर दिया। आप कह सकते हैं कि बुद्धिज्म की तरफ शिफ्ट होते गए वो, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बुद्धिज्म भी इसी कारणों के कारण डिक्लाइन होता गया, ठीक है। फिर लैक ऑफ एफर्ट्स की बात आती है, तो आप मानेंगे, आपको लगेगा जो अर्लीस्ट जो आए थे तीर्थंकर, उसके बाद जो इनके कह सकते हैं मिशनरीज थे, है ना, जो अर्लीस्ट मिशनरीज थे, उनकी क्या है रिलीजियस जील कम हो चुकी थी। रिलीजियस जील क्या होती है, अपने रिलीजन को बढ़ाने की जो क्षमता होती है, आपकी अंतर इच्छा होती है अपने रिलीजन को बढ़ाने की, वो थोड़ी कम हो चुकी थी, है ना। उसी के साथ थोड़ी लापरवाही भी देखने को मिली हमें समय के साथ, है ना। उसके कारण क्या हुआ कि जो एफर्ट्स थे मिशनरीज के, उन्होंने अपने एफर्ट डालने कम कर दिए, है ना, उन्होंने धर्म को फैलाना ही कम कर दिया। इस कारण क्या हुआ, एक रीजन ये भी हो सकता है डिक्लाइन का जैनिज्म के। फिर बात आती है सीवियरिटी। आपने सुना तो होगा ये जैनिज्म के बारे में कि जो प्रैक्टिसेस है वहां की, वो काफी हार्ड मानी जाती है, काफी हार्ड कंसीडर की जाती है नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग, है ना। तो कंपैरेटिवली क्या हुआ, एक्सट्रीम पीनेंस यहाँ आ रहा है कड़ी तपस्या के लिए, ठीक है। तो अगर आपको एज ए जैनी आपको लाइफ बितानी है, तो पुराने टाइम में ये माना जा रहा है कि आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, और हर चीज में छोटे छोटे नियम हुआ करते थे जो कि हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बन गया डिक्लाइन का, क्योंकि हर कोई ये रूल्स फॉलो ही नहीं कर पा रहा था, है ना, इतना सीवियर हो चुका था ये रिलीजन। वहीं आपको क्या मिडिल पाथ मिल रहा है अपने बुद्धिज्म में, है ना, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि मिडिल पाथ क्या था। वहीं आपको एक इजी मेथड मिल रहा है बुद्धिज्म जो प्रोवाइड कर रहा है, इस कारण डिक्लाइन हुआ। फिर बात आती है फैक्शनलिज्म। तो मैं आपको बताता हूं, दो सेक्ट बंटे थे जैनिज्म में, एक था श्वेतांबर एंड दिगंबर। ये जो इंटरनल जो क्या कह सकते हैं हम, जो फैक्शनलिज्म हुआ, इंटरनल फैक्शनलिज्म या इंटरनल डिवीजन हुआ हमारे जैनिज्म में, कैसे श्वेतांबर जो हमारे दिगंबर सेक्ट बनते, उसके कारण क्या हुआ, जो मिशनरीज थे वो भी अलग अलग डिवाइड हो गए, चेंजमेंट ऑफ आइडिया आया। इसके कारण क्या हुआ, डिक्लाइन का ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन बन गया। फिर बात आती है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म भी एक पैरेलली कहीं रीजन हो सकता है, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, बुद्धिज्म एकदम से स्प्रेड होने लगा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजियर प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। उसी के साथ आपको देखने मिले जो नए किंग्स आ रहे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं कि पैटर्नाइज कर रहे हैं बुद्धिज्म को केवल, है ना। तो आपको सोचिए, यदि आप किसी डायनेस्टी के किंग को देखते हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रहा है, तो उसकी जो जनता होगी वो भी तो यही चाहेगी कि हम भी वही रिलीजन फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बायसनेस देखने को मिल जाती है हमें, राइट। सो देखिए, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैन बी आल्सो कंसीडर्ड as a reason of decline। ये तो हमारे हो गए कुछ रीजंस कि कैसे डिक्लाइन हुआ और किस लिए डिक्लाइन हुआ। अब जो हम अगली स्लाइड पे जाएंगे
हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म कैसा रहा और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इवॉल्व होता है और कैसे आगे चल के उसका भी डिक्लाइन हो जाता है इन्हीं कुछ कारणों के चलते। चलिए अब बात करते हैं कि बुद्धिज्म का राइज कैसे हुआ और बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे। ये तो लगभग सभी जानते होंगे, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आए हैं। तो सिद्धार्थ गौतम जो थे उन्हें माना गया है बुद्धिज्म के फाउंडर, है ना। हमारे सिद्धार्थ गौतम जो थे, जिन्हें आप स्वामी गौतम बुद्ध भी कहते हैं, वही थे जो हमारे बुद्धिज्म को फाउंड करने वाले थे। ठीक है, इनकी एज क्या मानी जाती है, तो आप लिखेंगे 563 BC टू 483 BC। ठीक है, मतलब लगभग 80 साल की एज तक ये हमारी धरती पर है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, फिर सिद्धार्थ गौतम के बारे में कुछ मैं फैक्ट्स बताऊंगा आपको, आप राइट डाउन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि इनके पिता का नाम था जो सुधोधन नाम था इनके पिता का। ठीक है, मैं यहाँ लिखता चलता हूं, ये कुछ मेजर नाम है जो आपको याद रखने हैं। देखो इनके फादर कौन थे, तो हमारे इनके फादर थे सुधोधन, जो कि साख्या क्लेन थी उसके राजा हुआ करते थे, आप कह सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हमारे लुम्बिनी के अंदर शाख्या क्लेन के रॉयल पैटर्नेज में। ये आपको याद रखना है। रॉयल पैटर्नेज क्यों बोल रहा हूं मैं, रॉयल फैमिली आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सुधोधन, और आपको एक नाम और याद रखना है, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये इनकी रियल मदर नहीं थी, पर इनकी देखरेख करने वाले प्रजापति गौतमी थे, आपको ये याद रखना है। इसलिए मैंने आपको ये नाम लिख के दिया है। और इनके जो टीचर थे वो कौन थे, अलार कलाम। ये हमें अर्ली वैदिक टेक्स्ट, अर्ली टेक्स्ट से पता लग रहा है कि अलार कलाम जो थे इनके टीचर हुआ करते थे। ठीक है, और उसके बाद बात आती है, इनका जन्म मैंने लिख रखा है कपिलावस्तु लुम्बिनी, और किस क्लेन में हुआ था, तो शाख्या क्लेन में। ठीक है, फिर क्या हुआ, 29 की एज में, जब ये 29 साल के थे, तो इन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया और जितना भी इनके पास पैसा था उसे भी त्याग दिया। ठीक है, तो त्यागने की या फिर अपने घर को छोड़ने की प्रोसेस को क्या बोला गया है, तो आपको याद रखना है महाभिनिश कर्मणा। महाभिनिश कर्मणा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स के साइन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है महाभिनिश कर्मणा किससे कहा गया है। फिर बात आती है बोध गया। तो बोध गया में माना जाता है कि इनको एनलाइटमेंट मिला, मतलब आप कह सकते हैं धर्म ज्ञान इन्हें जहां हुआ वो जगह थी बोध गया। और हुआ कहां, तो अंडर अ बोधि ट्री, अंडर अ बोधि ट्री, बोधि ट्री ही गॉट एनलाइटमेंट। ठीक है, फिर बात आती है सारनाथ। सारनाथ एक मेजर जगह मानी जा रही है, और क्यों कंसीडर की जा रही है, तो आपको याद रखना है जो पहला धर्म ज्ञान इन्होंने दिया, है ना। तो आप कह सकते हैं जो पहला धर्म ज्ञान था या फिर जो इनका फर्स्ट सरमन था, फर्स्ट शर्मन आप इसे कहेंगे, वो कहां इन्होंने दिया, तो सारनाथ में दिया। ठीक है, और उसे कहा क्या गया है, तो धर्म चक्र परिवर्तनम। ठीक है, क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तनम। किसे कहा गया है, फर्स्ट सरमन को। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट लेक्चर जो दिया उन्होंने धर्म पे। फिर बात आती है कुशीनगर। तो कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि 483 BC में आकर इन्हें यहाँ पर ही महापरिनिर्वाण मिला, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्हें मोक्ष मिला यहाँ पर। He died at the age of 80. He died at the age of 80 in कुशीनगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दो नाम आपको तो याद रखने ही पड़ेंगे आगे चलकर, जैसे कि कुशीनगर और एक है पावापुरी। और ये क्यों याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे हम एक महाजनपद पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मल्ल, है ना। तो जो मल्ल हमारा महाजनपद है, आपको देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसकी दो कैपिटल्स रही, एक तो रही कुशीनगर, ठीक है, और दूसरी रही पावापुरी। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आपको देखने को मिलेगा, जो कुशीनगर था वो तो हमारा मोक्ष प्लेस, जहां मोक्ष मिला वो किसको मिला, बुद्धा को, है ना। और वहीं पे जो पावापुरी थी वहां पर हमारे मोक्ष मिलता है स्वामी, जो जैनिज्म के लास्ट थे ना, महावीर स्वामी, महावीर नाम भूल गया था मैं बीच में। चलिए, तो आपको इतना याद रखना है, जो फैक्चुअल डाटा है बुद्धा को लेकर,
ये सब आपको याद रखना है। और अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म स्प्रेड कैसे हुआ और रिवॉल्यूशन कैसे होता गया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि बुद्धिज्म की जो फिलोसफी रही है वो स्टार्टिंग से क्या रही है, मतलब क्या क्या आपको संदेश दिए जा रहे हैं बुद्धिज्म के थ्रू, या फिर जो स्वामी गौतम बुद्ध है वो आपको कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या क्या आपको सोसाइटी में रहने के लिए, एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, वो हम देखेंगे बुद्धिज्म की फिलोसॉफी के अंदर। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा कि फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, उसके बाद हम आगे चलते रहेंगे। तो जो स्वामी गौतम बुद्ध थे उनकी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग यदि आपको सोसाइटी में रहना है और खुश रहना है तो आपको 4 नोबल ट्रूथ का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अब ये 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्वामी गौतम बुद्ध कहते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, मतलब जो ये संसार है वो दुखों से भरा पड़ा है, निराशाओं से भरा पड़ा है ना। तो ये तो है हमारा फर्स्ट नोबल ट्रूथ। फिर बात आती है द रीजन ऑफ सोरो इज, रीजन ऑफ सोरो इज डिजायर, राइट। मतलब अगर आपको किसी चीज की डिजायर है, आपको किसी चीज की चाह है, तभी तो आपको निराशा मिलेगी। यदि आप कुछ चाहते ही नहीं है लाइफ में, यदि आपको केवल जीना है, यहाँ पर खुशी से जीना है, तो आपको डिजायर को एंड करना पड़ेगा, ऐसा स्वामी गौतम बुद्ध कह रहे हैं। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू देम, सो द ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम डिजायर्स is to conquer the only way to be free from sorrow is to conquer the desire, है ना। मतलब निराशा से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स पे विक्ट्री पानी होगी, यही ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर जो फोर्थ आता है उसमें ये क्या बता रहे हैं, जो फोर्थ नोबल ट्रूथ है, उन्होंने एक मिडिल पाथ दिया आपको, जो पाथ फॉलो कर कर आप डिजायर से काफी दूर जा सकते हैं और अपने सोरो को एंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एंडिंग डिजायर्स अ पर्सन मस्ट फॉलो द मिडिल पाथ। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को एक मिडिल पाथ फॉलो करना पड़ेगा अगर उसे सोरो से निजात पाना है ना। अब जो ये पाथ है मिडिल पाथ, इसमें हमें 8 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। ये आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से रटने की जरूरत नहीं है, पर आप इन्हें समझ लीजिएगा, काफी बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, ये जो 8 पाथ है आपको याद रखना है, व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शंस, livelihood, efforts, mindfulness, and at last meditation। ठीक है, ये जो 8 स्टेप्स है इसमें देखो, अगर ये 8 चीजें आपकी जिंदगी में अगर सही चल रही है, मतलब आप राइट व्यू रखते हैं किसी चीज को लेकर, आपकी इंटेंशंस सही है, यदि आपकी राइट स्पीच है, राइट एक्शंस है, राइट लाइवलीहुड है ना, अगर ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, यही आपका मिडिल पाथ है। ठीक है, अगर इन सबको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी चीज की डिजायर बचेगी ही। ठीक है, ना उससे आपको निराशा आएगी, ना कभी सोरो बचेगा आपकी लाइफ में, ये स्वामी गौतम बुद्ध आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब फिलोसॉफी के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी क्या होगी, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप टॉपिक की हेडिंग डालेंगे मेजर आइडियोलॉजीज। ठीक है, अब जो मेजर आइडियोलॉजीज है उनके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। मतलब बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग कर्मा क्या माना गया है, कर्मा है क्या, उसे डिफाइन करते हैं। चलिए सुनते हैं। कनेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, द कर्मा इज बिहेविंग एज अ मीडिएटरी बिटवीन द पास्ट लाइफ एंड द प्रेजेंट लाइफ, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि मरणोपरांत का जो जीवन है वो बुद्धिज्म क्या कहना चाह रहा है, आपके कर्मों से डिसाइड होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा में कनेक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ, मतलब कि कर्मा इज एक्टिंग एज अ मीडिएटरी, आप लिख सकते हैं कर्मा इज एक्टिंग एज अ मीडिएटरी बिटवीन 2 लाइव्स। ठीक है, फिर इन वैदिक कल्चर,
मतलब जो हम वैदिक कल्चर पढ़ के आए हैं उसमें कर्मा को कैसे डिफाइन किया गया है। सो इन वैदिक कल्चर द कर्मा इज, आप कह सकते हैं, पैरेलल टू एक्शंस और पर्टिकुलरली और रिचुअल एक्शंस। मतलब आप जो रिचुअली एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सेक्रीफाइसेस भी उसके अंदर आते हैं, तो आप जो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं वही किसको माना गया, आपके कर्म को माना गया है। पर बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म क्या कह रहे हैं, जो कर्म है ना, बुद्धिज्म कह रहा है जो कर्म है वो आपकी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। मतलब आपकी इंटेंशन कैसी है किसी चीज को लेकर, वो आपके एक्शंस में रिजल्ट करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छी इंटेंशन से कहीं जा रहे हैं है ना, तो आपके रिजल्ट्स भी उससे क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे जो बुद्धिज्म है वो तो बात करता है इंटेंशंस पैरेलल टू योर कर्मा, मतलब योर कर्मा विल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशंस, ठीक है। फिर बात आती है तो रिबर्थ इज कम्युलेटिव रिजल्ट ऑफ कर्मा। अब इसमें क्या बात आई है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म जो रिबर्थ है किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की, वो उसके कर्मों पे डिपेंड कर रही है। पर कौन से कर्म, जो आपके इंटेंशन से निकले, है ना कि किसी रिचुअल एक्शन से। रिचुअल एक्शन तो बात हो रही है हमारी वैदिक एज में, इस चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस बताने की कोशिश हो रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा हो गया। अब अलग अलग आइडियोलॉजीज किस किस चीजों पे बुद्धिज्म ने क्या क्या अपने तर्क दिए, या फिर आप कहेंगे कि क्या क्या उनके व्यूज रहे, वो हम जानते हैं। जो बुद्धिज्म था उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या थे हर पॉइंट को लेकर। तो सबसे पहले बात आती है नॉन वायलेंस पे इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना। तो बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस आता है, अहिंसा, जिसका इनका पॉइंट ऑफ व्यू था इसको लेकर कि सबसे पहली बात आती है एनिमल सेक्रीफाइसेस को इन्होंने क्रिटिक किया। यानी कि इन्होंने सीधा, आप कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स लिए या सीधा शॉर्ट्स लिए, क्रिटिक किया अच्छे से सेक्रीफाइसेस जो चल रहे थे वैदिक कल्चर से, उसके खिलाफ। आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा जैनिज्म था, है ना, उसने इस केस में क्या किया था कि उन्होंने वेदास को तो रिजेक्ट कर दिया था अच्छे से, उन्होंने कंडेम भी किया था वेदास को कहीं ना कहीं, पर उन्होंने कभी भी आवाज नहीं उठाई, ना ही वर्ण सिस्टम के खिलाफ, ना ही एनिमल सेक्रीफाइसेस के खिलाफ। मतलब आप क्या कहेंगे, द जैनिज्म शोड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि वो सोसाइटी में रहना चाहते हैं पर पीसफुली सभी सेक्ट को खुश कर कर, है ना, ये आपको मानना पड़ेगा। वहीं क्या होगा, जो बुद्धिज्म आता है उसने खुला अपने आप सेक्रीफाइस को क्रिटिक किया, उन्होंने कहा कि ये चीज गलत है, और उसके बाद तो लेटरली जाकर उपनिषद जब पीरियड आया था तो सेक्रीफाइसेस तो हटा ही दिए गए थे हमारे हिंदू कल्चर से, ठीक है। तो एम्फेसिस ऑफ अहिंसा आपको समझ आ गया होगा, ही क्रिटिक द एनिमल सेक्रीफाइसेस। तो इवन जो बुद्धिज्म के मिशनरीज हुआ करते थे, या फिर आप कहेंगे कि उनके जो कैसे कहते हैं उपासक हुआ करते थे, है ना, उनको ये तक अलाउड नहीं था कि वो पानी पिए डेड ऑर्गेनिज्म या फिर कंटेमिनेटेड वाटर पिए, है ना, ये भी अलाउड नहीं हुआ करता था। मतलब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें डेड हो रखा है तो आप वो पानी नहीं पी सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सट्रीमनेस दिखाता है, पर जितनी जैनिज्म में पुराने टाइम में मानी गई है उतना आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है आइडियाज ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। तो ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है, सोल का या फिर पुनर्जन्म की आप कह सकते हैं थ्योरी जो होती है, एक आत्मा का दूसरे शरीर में जाना, उसी आत्मा का दूसरे शरीर में जाना, इसे क्या कहा जा रहा है, ट्रांसमाइग्रेशन। तो आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन आप कहेंगे ही बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन, हु, सो बुद्धा, ठीक है, बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। मतलब आप देखेंगे उन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन में तो बिलीव कर लिया, पर हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कभी आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं माना, ठीक है, नेवर एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ आत्मा या फिर सोल। मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन तो होगा, ट्रांसमाइग्रेशन को कहा क्या जा रहा है ये भी आपको याद रखना है, संसारा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, संसारा। ये हमें टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है आइडिया संसारा। वो कह रहे हैं ट्रांसमाइग्रेशन तो होगा, रीबर्थ तो होगा, पर क्या क्या चीजें चेंज होगी, तो आपका कैरेक्टर बदल सकता है, या फिर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो एज इट इज कॉपी हो सकती है किसी में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं कॉपी हो सकता है, पर आपका जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, रिजेक्ट कर दिया। ये आपको याद रखना है। फिर बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में इनकी क्या थ्योरी थी, तो बुद्धा was an एग्नोस्टिक आप कहेंगे उस पर्सन को जो कि कंफ्यूज्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेके, ठीक है, द पर्सन हु नेवर रिजेक्ट्स
और एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर बात आती है, और आपको एक चीज और याद रखनी है कि मूर्ति पूजा के हमेशा से खिलाफ रहे थे। फिर बात आती है रिजेक्शन ऑफ वेदास। तो रिजेक्शन ऑफ वेदास में क्या बात आती है, इन्होंने अच्छे से कंडेम किया वेदास को, मतलब वेदास की जितनी भी प्रैक्टिस थी, सैक्रिफिशियल प्रैक्टिस मेजरली, वो क्या किया इन्होंने, रिजेक्ट किया। तो ही रिजेक्टेड वेदास। फिर बात आती है कंडेमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म। सो ही कंप्लीटली कंडेम द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी इन द सोसाइटी। ठीक है, मतलब जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है, हायरार्की चल रही है, 4 वर्ण सिस्टम चल रहे हैं, उसके बाद ये और चल रहा है कि केवल ब्राह्मण ही सबसे ऊपर माना जाएगा। तो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को इन्होंने क्या किया, कंडेम किया। ठीक है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी वाज क्रिटिक्ड कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं कंडेम, क्रिटिक्ड बाय हिम। ठीक है, ये तो हमारे हो गए मेजर पॉइंट्स, जो बुद्धा का क्या क्या पर्सपेक्टिव रहा हर एक पॉइंट्स को लेकर, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस को लेकर उनका क्या व्यू रहा है, बुद्धिस्ट संघर्ष क्या हुआ करते थे। तो ये जो संघ है आपको ऐसे याद रखना है कि कुछ पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे जो बुद्धिज्म के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए। अब इन पॉलिटिकल सेंटर्स में क्या हुआ करता था वो आपको पढ़ना है। यहाँ से आप मानेंगे कि सारे मिशनरीज जो थे बुद्धिज्म के वो यहाँ से ही निकले हुए थे, और यहाँ पे स्टडी के वर्क भी हुआ करते थे। तो चलिए संघ को करीब से जानते हैं। संघ सिस्टम, तो ये संघ सिस्टम है, इसमें क्या हुआ करता था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो मेजर डिसिपल्स थे, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स थे बुद्धिज्म के, है ना, वो सारे जो फॉलोअर्स थे वो यहाँ आया करते थे। ठीक है, अब संघ में इनके क्या हुआ करता था, आप कह सकते हैं एक तरह से आजकल की हमारी ट्रेनिंग्स होती है ना, वैसे ही इन्हें ट्रेन किया जाता था, इन्हें बताया जाता था बुद्धिज्म फिलोसफी के बारे में, उसी के साथ साथ इन्हें लाइफ कैसे जीनी है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ये सब बताया जाता था। या फिर आप कह सकते हैं कि इनको अपने रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट किया जाता था इनके थ्रू। ठीक है, फिर बात आती है, सो इनके जो मेजर डिसिपल्स थे इन्हें कहा क्या जाता था, इनके डिसिपल्स को कहा जाता था भिक्षु, भिक्षु एंड श्रमणास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भिक्षु एंड श्रमणास। फिर बात आती है ले वर्शिपर्स। एक तो होते हैं डिसिपल्स, डिसिपल्स कौन है, जो आपके आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और एक है ले वर्शिपर्स, जो आपको पूज रहे हैं। ठीक है, जो आपको पूज रहे हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, उपासक, मतलब जो आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आगे, है ना, उपासक। ये आपको याद रखना है, भिक्षु, शरणार्थ और उपासक में अंतर क्या है। ठीक है, फिर बात आती है जो संघास हुआ करते थे, इनकी मेंबरशिप जो थी ऑलमोस्ट सबके लिए ओपन थी, है ना। आप ये लिख सकते हैं एक पॉइंट बना के, द मेंबरशिप वाज ओपन फॉर ऑल द पर्टिकुलर पर्संस आउट देयर। ठीक है, फिर बात आती है 15 ईयर ओल्ड, मतलब वो ओल्डर होना चाहिए 15 ईयर से। अगर वो 15 ईयर से ज्यादा बड़ा है कोई भी, एनी रिलीजन, एनी जेंडर, ठीक है, वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा। कौन, आपका संघ। ठीक है, आपकी मेंबरशिप खुली है, पर रिजेक्ट आप कब हो सकते हैं, मतलब जो कुछ रिजेक्शंस आपकी हो सकती है वो किस बेसिस पे हो सकती है, अनलेस अ रॉबर, डेटर और क्रिमिनल। मतलब या तो आप कोई चोर नहीं है, या फिर आप कोई डेटर नहीं है। डेटर मतलब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। फिर बात आती है क्रिमिनल, अगर आप कोई क्रिमिनल है तो आप संघ नहीं जा सकते। ठीक है, उसके अलावा यदि आपकी एज 15 ईयर से ज्यादा है तो संघ में आपकी एक्सेप्टेंस हो सकती है। फिर बात आती है कि एकेडमिक सेंटर्स, है ना, मतलब इन संघ के अंडर एकेडमिक सेंटर्स भी आते थे, या फिर आप कह सकते हैं संघ खुद भी कभी कभी एकेडमिक सेंटर्स की तरह एक रोल प्ले करते थे। एकेडमिक सेंटर्स जहां पर स्टडी ऑफ मॉन्क्स एंड डिसिपल्स, मतलब जो जितने भी इनके डिसिपल्स है या मॉन्क्स जितने भी हुए हैं इनके, वो इनके अंडर जो आ रहे हैं इन्फ्लुएंस में, जो बुद्धिज्म अपना रहे हैं धीरे धीरे, उनकी टीचिंग्स कहाँ हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी इन एकेडमिक सेंटर्स में। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, जैसे अजंता केव्स, नालंदा, विक्रमशील, या आप बचपन से सुनते आए होंगे नाम, या एकेडमिक सेंटर्स की तरह बिहेव करते थे बुद्धिज्म के लिए। फिर बात आती है डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अर्लीस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है हमें बुद्धिज्म की, है ना। कैसे देखने को मिलती है, तो ये जो संघ हुआ करते थे उनका एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता था, है ना, जिसे क्या कहा जा रहा है, आपके संघ परिनायक। ठीक है, ये कौन करता था सिलेक्ट इनको, तो जितने भी मॉन्क्स और डिसिपल्स है वो वोट के थ्रू आपस में, है ना, और किसको अपॉइंट करते थे, संघ परिनायक को। ये हुआ कौन करता था, प्रेसिडेंट ऑफ संघास। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद बात आती है तो एक और डेमोक्रेटिक एलिमेंट देखने को मिलता है, वो क्या है, तो हमें स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। स्पीकर्स कौन, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एकेडमिक सेंटर्स और संघास को। तो दो टाइप के स्पीकर देखने को मिलते थे, एक का नाम था धम्म और दूसरे का नाम विनय। ये पोजीशंस के नाम है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटीज है ना, उसको एक रिप्रेजेंटेटिव के नाम है जो दे रखे हैं, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम नहीं है। यहाँ पे धम्म और विनय किसी को कहा जा रहा है, टू टाइप के स्पीकर हुआ करते थे फॉर दीज असेंबलीज, ठीक है। आज हमने कहां तक पढ़ लिया है, तो देखिए बुद्धिस्ट संघ हम पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि बुद्धिज्म की फिलोसफी क्या रही, आइडियोलॉजीज क्या है उनकी, हर चीज पे अलग अलग पर्सपेक्टिव कैसे है ना। अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहां-कहां कंडक्ट हुए, कैसे कंडक्ट हुए, और बुद्धिज्म के साथ भी ऐसा क्या हुआ जो आगे जाकर ही डिक्लाइन की तरफ बढ़ गया, है ना। और उसके बाद वापस हमें देखने को मिलेगा कि जो हिंदू रिफॉर्म था वो वापस आया, है ना। जो वैदिक कल्चर था उसका इन्फ्लुएंस वापस बढ़ने लगा, पर इस बार जो वैदिक कल्चर था वो नए तरीके से आया था। नए तरीके से कैसे आया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद आपको दो फिलोसॉफी और पढ़नी है, कौन सी, एक तो है हमारी आजीविका और दूसरी है चरवाका। ये भी कुछ रिलीजियंस थे जो उसी टाइम पे डेवलप हुए थे, या फिर आप कह सकते हैं कुछ नए सेक्ट्स थे। इनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल डाटा हमको देखने को मिला है कि यूपीएससी पूछता है। इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हमारा नया टॉपिक चालू हो जाएगा महाजनपदास। उम्मीद करता हूं आपको अब तक का सारा लेक्चर समझ आ रहा होगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।